का चैप्टर प्रकाश को पढ़ेंगे। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश के कुछ गुण भी होते हैं, जैसे हमने पहले देखा। पहला गुण होता है प्रकाश सरल रेखा में, यानी प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में गति करता है, उस सीधी रेखा को ही प्रकाश किरण कहते हैं। दूसरा गुण होता है प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है, प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। तीसरा गुण, प्रकाश की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए निर्वात आदि माध्यमों में भी गति कर सकता है। चौथा गुण है प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। पांचवा गुण होता है प्रकाश जो होता है जिसे देखा जा सकता है, अर्थात दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन होती है। छठा गुण है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। इस घटना को प्रकाश को अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दें, अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने, मान लीजिए यहाँ पर कोई चिकना माध्यम है, ठीक है, कोई चिकना पृष्ठ है, तो जब प्रकाश, कोई प्रकाश की किरण या प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर आता है, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह पर, मान लीजिए चिकना या पालिशदार सतह है, तो यहाँ से जब प्रकाश आकर टकराता है तो इसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और प्रकाश की लौटने की घटना को, वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराता है उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और जो आती है अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत से आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, तथा आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के, ये परावर्तक पृष्ठ हमारा, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और यदि आपतन बिंदु पर लंब डाला गया तो अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। जब प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है तो वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहा? जब प्रकाश जिस पृष्ठ से आकर टकराती है उसे परावर्तक पृष्ठ, तथा आने वाली किरण को आपतित किरण, और आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब होता है। आने वाली किरण टकराकर जब वापस जाती है तो वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से, परावर्तन कोण को R से दर्शाते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय नियम। पहला नियम कहता है कि आने वाली किरण यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और जो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ध्यान दीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, पहला नियम होता है। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण यानी I और परावर्तन कोण यानी R सदैव बराबर होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। ध्यान दें, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, माना देखें यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रखिए, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखिए, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण समांतर आती है, फोकस से होकर जाती है, और एक मान लीजिए दूसरी भी समांतर आती है, फोकस से होकर जाती है। तो दोनों जहां पर मिलती हैं उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा देखिए, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली,
वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें या तो परावर्तन के पश्चात या तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अगर मिलती हैं, मात्र लिखिए मिलती हैं, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। यदि मिलती हैं तो उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये काट देंगे, लिखेंगे मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान दें, अगर कोई पारदर्शी माध्यम यानी जिसके आर पार देखा जा सके, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, तो उसके एक पृष्ठ पर, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इसके एक पृष्ठ पर कलई कर देंगे तो इसका जो पिछला हिस्सा रहेगा उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने चेहरे को देख सकते हैं, यानी परावर्तक बन जाता है, वो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, तो इस निकाय को दर्पण कहते हैं। परिभाषा है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई कर दे, लाल ऑक्साइड लगा दे, तो दूसरा परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, इस निकाय को दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल होता है, गोलीय होता है। पहला समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। दूसरा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। मान लीजिए उत्तल दर्पण, अगर हम किसी दर्पण के दबे हुए भाग, ठीक है, यदि किसी कांच के खोखले गोले से काटें और दबे हुए भाग को कलई कर दें तो परावर्तन ऊपर से होता है। हमने कहा ऊपर, ऊपर से उसे ऊपर, उसे उत्तल, यानी जब परावर्तन ऊपर से होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जब उभरे भाग पर कलई कर दिया जाए, ऊपर कलई कर दिया जाए तो परावर्तन अंदर से होने लगता है, तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ध्यान दें, अगली हेडिंग है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे होता है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई दर्पण है, चाहे अवतल है चाहे उत्तल है, होगा तो गोलीय दर्पण है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, मान लीजिए इसका परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो मध्य बिंदु होगा उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे, क्योंकि अंग्रेजी में ध्रुव मतलब होता है पोल, पोल इसी वजह से इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है वक्रता का, ये दर्पण है तो किसी न किसी खोखले गोले का भाग हुआ, तो ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, यानी केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। केंद्र रहेगा तो उसको वक्रता केंद्र कहेंगे, और त्रिज्या, मान लीजिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव, यानी ये हो गया ध्रुव, और इसे मिलाने वाली कोई सीधी रेखा जा रही है तो उसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दूसरा होता है दर्पण का द्वारक, मान लीजिए गोलीय दर्पण, इसका जो व्यास होगा इसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। मान लीजिए इसे हमने नाम दिया A, इसे B, तो AB क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक हो जाएगा। मुख्य फोकस क्या होता है, मान लीजिए कोई समांतर किरण है, समांतर जो किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाएगी उसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो, या मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और P से लेकर F तक की दूरी को, P से यानी ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दे स्टूडेंट, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी प्रतिबिंब का बनना उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आता। देखिए हम आपको 5 मिनट के अंदर अच्छे से समझाते हैं। पहले समझिएगा,
कि वस्तु अनंत पे होती है। पहली कंडीशन वस्तु अनंत पे होती है। फिर वस्तु को पास में लाते हैं, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लाते हैं। तीसरी कंडीशन होती है वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही ला देते हैं। और चौथी कंडीशन होती है कि वस्तु वक्रता केंद्र के और बाद आती है, यानी फोकस के और वक्रता केंद्र के बीच आ जाती है। और पांचवी कंडीशन वस्तु फोकस पे होती है। छठी वक्रता फोकस के और बाद आती है ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। ये वस्तु की स्थितियां होंगी। और 5 स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा 5 स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक व उल्टा बनता है। वास्तविक व उल्टा बनता है। इसमें भी वास्तविक व उल्टा बनता है। दूसरी कंडीशन में भी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। तीसरी कंडीशन में भी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। चौथी भी कंडीशन है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। छठी भी कंडीशन, पांचवी कंडीशन है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। लास्ट कंडीशन है प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। यानी कि 5 स्थितियों में जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। जो छठी स्थिति होती है, यानी वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा बनता है। और कंडीशन होती है कि प्रतिबिंब यहाँ पर जब पहली कंडीशन होती है अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। यहाँ भी दूसरी कंडीशन पर भी प्रतिबिंब छोटा बनता है। तीसरी कंडीशन वस्तु के बराबर बन जाता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। चौथी कंडीशन अब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनने लगता है, यहां पर बहुत बड़ा बनता है। लास्ट की कंडीशन भी वस्तु से बड़ा बनता है। ये हो गया वस्तु का आकार। लास्ट जो होता है कहां बनता है, जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है। पहली कंडीशन 5वें से रिलेटेड होती है, जब वस्तु अनंत पे रखी गई होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और 5वीं कंडीशन जब वस्तु फोकस में रखी हुई तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक। दूसरी कंडीशन होती है कि जब वस्तु अनंत और केंद्र के बीच हो, अनंत और केंद्र के बीच हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है, जब वस्तु अनंत और केंद्र, ये हो गया हमारा अनंत, ये हो गया केंद्र, अनंत और केंद्र के बीच हो तो वक्रता केंद्र यानी सी और एफ के बीच बनता है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। और जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी यानी सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच वस्तु रखी हो तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी केंद्र और अनंत के बीच बन जाता है। केंद्र व अनंत के बीच बनता है, अनंत बनता है। अगली कंडीशन है जब वस्तु क्या होता है वक्रता केंद्र पर होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। चौथी कंडीशन जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो आभासी सीधा होता है, बड़ा होता है। और जो प्रतिबिंब होता है ये हमारा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ध्यान दें जब कभी वस्तु उत्तल दर्पण की हम बात करें, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो देखिए जब वस्तु दो ही कंडीशन होती है उत्तल दर्पण पे। पहली कंडीशन होती है, पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर, वस्तु अनंत पर। दूसरी स्थिति होती है वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच, यानी ये हो गया हमारा ध्रुव और ये हो गया हमारा अनंत, तो ध्रुव और अनंत के बीच। पहली होती है अनंत पर। जब अनंत पे होती है तो जब उत्तल दर्पण की बात करें तो इसकी कंडीशन होती है प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, यहाँ भी आभासी और सीधा बनता है। जो वस्तु जब वस्तु अनंत पर होती है तो बहुत छोटा बनता है, और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होती है तो छोटा बनता है, इससे कुछ बड़ा ही बनता है, ऐसे इसमें बिंदु आकार का बहुत छोटा बनता है। और लास्ट कंडीशन कि वस्तु फोकस पे बनता है। जब अनंत पे होती है तो कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है। और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ध्यान दें उत्तल दर्पण जो होता है, ये उत्तल दर्पण का जो काम होता है दाढ़ी बनाने में किया जा सकता है, डॉक्टर द्वारा जो होता है नाक कान आंख आदि के निरीक्षण में किया जा सकता है, मोटर कार रेल इंजन स्टीमर आदि सर्च लाइट के रूप में परावर्तक के रूप में किया जाता है। और अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है स्कूटर मोटर कार आदि में जो पीछे के दृश्य होते हैं उन्हें देखने के लिए किया जाता है।
इसका दूसरा उपयोग होता है गली व बाजार में कोई लैंप है, उससे क्या होता है प्रकाश दूर तक फैला देता है, इस उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।